नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज गुआर की करेंगे, जहां पर 6 हफ्तों की तेजी के बाद गुआर गम के भावों में आज कुछ दबाव दिखता हुआ नजर आया है। इसके अलावा एनसीडीएक्स पर गुआर सीड भी लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। आप देख सकते हैं आधे % की गिरावट गुआर सीड में और करीबन 1.25% की मंदी के साथ गुआर गम में कारोबार है। क्या है यहाँ से इसके कारण, कीमतों में आगे क्या रेंज बन सकती है, किस तरह की मांग है भावों में और कौन से फंडामेंटल्स यहाँ पर इम्पैक्ट करेंगे, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर दिनेश भट्टर और एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा। साथ ही हम बात करेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी और गंगानगर कमोडिटीज के अमित खरे से। लेकिन शुरुआत यहाँ पर गुआर के साथ करते हैं। जब तक थोड़ी थोड़ी तेजी यहाँ पर बरकरार थी, भावों को अच्छा लग रहा था, लेकिन अब जो मुनाफा वसूली इस हफ्ते की शुरुआत के साथ देखने को मिली है, पुखराज जी उसे कैसे रीड करेंगे आप? देखिए मनीषा जी, मुनाफा वसूली हो रही है, ये बात बिल्कुल सही है। और जब से आईएमडी और स्काईमेट ने अच्छा मौसम बताया है, तब से किसानों और व्यापारियों ने दोनों ने मन बनाया हुआ है कि कुछ कुछ माल निकालते रहें, क्योंकि अराइवल से तो पूर्ति अभी हो नहीं रही है। जो स्टॉक में है, चाहे वो किसान के पास है चाहे व्यापारी के पास है, उसी में से सप्लाई हो रही है। लोगों का मनीषा जी मोह भंग हुआ है ग्वार के प्रति, इसीलिए ग्वार की इस टाइम पे ये सप्लाई बन रही है, वरना ये सप्लाई अभी बनती नहीं। और लोगों में थकावट भी है, ये वॉल्यूम कम भी साबित है, वो कर रहा है। और दूसरा स्टॉकिस्ट है, वो नए सिरे से नहीं आ रहे हैं। और जो स्टॉकिस्ट है पहले से, वो भी धीरे धीरे इससे बाहर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे साल के अंदर जिस तरह का रिटर्न ग्वार ने दिया है, तो दूसरे मार्केट की तुलना में, जैसे मसाला मार्केट हो या शेयर मार्केट हो, तो उसकी तुलना में ग्वार बहुत कमजोर रहा है। तो ग्वार से लोगों का मोह भंग हुआ, आप यही मान सकती है मनीषा जी। जी, पुखराज जी, जैसा कि हमेशा हर बाजार में होता भी है कि पहले हमने करेंसी चढ़ते हुए देखी, डॉलर मल्टी मंथ मल्टी ईयर हाईज पे गया, उसके बाद इक्विटी भागा, सोने ने ऑल टाइम हाई बनाया, बाकी मेटल्स भागे। तो क्लियरली वो चीज़ हमने यहाँ पर शिफ्ट ऑन एसेट क्लासेस के बीच में होती हुई देखी है। लेकिन गुआर के बारे में पुखराज जी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में स्पेशली जैसा कहा जाता है कि गुआर कमोडिटी नहीं इमोशन है। आप कहेंगे वो अब कई सालों के बाद अब वो चीज़ जो है, वो पैटर्न है, वो टूटता हुआ नजर आया है? बिल्कुल बिल्कुल, मोह भंग है ना, मोह भंग होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो स्टॉक से निकल के आ रहा है, देखिए 5 साल पुराना, 7 साल पुराना, 10 साल पुराना ग्वार हमें अभी देखने को मिल रहा है, जो बाहर आ रहा है। ये जो इतना पुराना ग्वार जो बाहर आ रहा है, वो यही कह रहा है कि इससे धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अगला जब मानसून देखने के बाद ही कोई इसके अंदर लोगों की एंट्री होगी, ऐसा लगता है। पर जो एक पैटर्न था हमेशा से कि यदि ग्वार आपके पश्चिमी राजस्थान के किसान के पास या व्यापारी के पास यदि ग्वार नहीं हो, तो उसे ठीक से नींद नहीं आती है, वो अपने को कुछ खालीपन सा महसूस करता है। अब वैसा है नहीं, अब लोगों में वो मानसिकता नहीं है मनीषा जी। जी हाँ, जहाँ पैसा बन रहा है लोग वहाँ जाएं, तो वही एक कॉमन सेंस भी कहलाती है, क्योंकि काफ़ी हद तक पैसा लोगों ने यहाँ पर इक्विटीज़ में कमाया है, मसालों में कमाया है, और गुआर में उस तरह के हमें रिटर्न्स देखने को नहीं मिले हैं। दिनेश जी नमस्कार। गुआर सीड की अगर अब इस साल की बात करें तो 1% की तेज़ी है, गम 3% अब यहाँ पर ऊपर है, जो कि बहुत कुछ खास मूव्स नहीं है, और अपने हाई से कुछ मुनाफा वसूली भी यहाँ पर आई है। आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं गुआर एज अ सेक्टर को, और आप क्या कहेंगे कि अब ये इन्वेस्टमेंट चीज़ नहीं है, अब शायद ये ट्रेडिंग की चीज़ है कि जिस तरह से भाव जहां बन रहे हैं वैसे कारोबार किया जाए और फिर बाहर आ जाया जाए? नमस्कार मैम। जैसे काकोसा ने बताया वो एकदम काफी सही बताया है कि लोगों का मोह भंग तो हुआ ही है गवार से। और इस साल क्रॉप कम होने के बावजूद पूरा साल गवार के अंदर पिछले 6 महीनों के अंदर मार्केट चला नहीं, बाजार बढ़ा नहीं, उसके विपरीत ही रहा। दूसरा, फिलहाल अभी जैसे ये अप्रैल महीने के अंदर गवार जो वायदे में 500 रुपए समथिंग बढ़ के ये इस महीने में अच्छी तेजी आई है अप्रैल में। तो मार्च में 5,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, अभी ये 5600 रुपए हुआ है। पर मेन कारण क्या है, गवार की सप्लाई बिल्कुल ही टूट गई। और गवार की जो भी डिमांड है, गवार की मिल वालों को गवार मिल नहीं रहा है, मार्केट में इतनी सप्लाई अच्छी है नहीं। और जैसे मार्च का महीना निकल गया, उससे पहले जो भी पैनिक थे उन्होंने भी बेच दिया नीचे भाव में, नुकसान में भी। जो जिन्होंने रोका है वो अपने भाव के लिए रोका है। फिलहाल जो अच्छी तेजी आई है ये ओनली डिमांड के कारण आई है। गवार और गम की डिमांड भी अच्छी है, चूरीकोरमा भी अच्छे रहे इस महीने में। तो फिलहाल जो गवार की सप्लाई नहीं, अभी भी ज्यादा इसके अंदर मंदी नहीं रहती है। वायदा जो चल रहा है एक्सचेंज में, उससे भी आज फिजिकल के अंदर गवार
20-30 रुपए कुंटल ऊपर ही बिक रहा है, और गम का भी कम से कम 100 रुपए ऊपर, गम कंटिन्यू ऊपर ही बिक रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कभी ये महीना जो अभी 20 मई के आसपास जैसे आगे, आगे मौसम पे चला जाएगा, तो अभी यहाँ मौका मिलेगा, तो डिमांड की जो तेजी बनती है उसमें और सप्लाई भी आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है ग्वार के अंदर अभी ज्यादा मंदी का मन नहीं है, और बाजार ज्यादा घटने का कारण एक रीजन ये, एक सप्लाई बहुत कमजोर है मैम। हम्म, जी मैम। जी, तो यानी कि यहाँ ज़्यादा मंदी यहाँ से देखने को नहीं मिलेगी। एक ऊपरी हायर हाईज हमने यहाँ पर गुआर सीड और गम में ज़रूर बनते हुए देखे हैं, लेकिन साथ ही दिनेश जी, किस तरह की वॉल्यूम्स हैं एज ऑफ नाउ एक्सचेंज पे? जिस तरह के प्राइसेस हमने आते हुए देखे हैं, जिस तरह की वॉल्यूम्स पिछले साल, उसके पिछले साल हमने यहाँ पर बनते हुए देखी थी, उसका क्या विश्लेषण है? अभी वॉल्यूम जो नॉर्मल वॉल्यूम जो चल रहा है वही वही चलेगा, तो इसमें कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं लग रही है मुझे। और ये जो भी व्यापार है वायदे के अंदर, वो वायदा लिमिटेड ट्रेडिंग में रहेगा, तो बड़ी तेजी भी इसमें होगी नहीं, डिमांड के अनुसार और सप्लाई के हिसाब से 50-100 रुपए की गड़बड़ में ही घूमेगा। और मुझे कहीं पे भी 50 से 100 रुपए गवार में मंदी आती है तो बाइंग करके व्यापार करने की इच्छा रहेगी। जी मैम। जी, पुखराज जी, ये तो बात हुई फ्यूचर्स की, जहां पर माना जा रहा है कि वॉल्यूम्स अब यहाँ पर ठहर जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आगे भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिजिकल मार्केट्स में गुआर के कारोबार को लेकर किस तरह का रुझान है? क्या वहां पर भी बहुत ज़्यादा खरीद फरोख्त नहीं है? फिजिकल को आप दो तरह से देखेंगे। हम फिजिकल को वहां से खरीद फरोख्त है, जो मिलर है जिसको डिमांड के लिए चाहिए, वो स्टॉकिस्ट से ले रहा है बाजार में, तो वो खरीद फरोख्त के रूप में आता है। इसमें दो चीजें, एक तो जो गोडाउनों से स्टॉक है वो माल आ रहा है, दूसरा कुछ माल जो वेयर हाउसों में लगे हुए हैं उसमें से आ रहा है। तो क्वालिटी का मैडम बहुत ज्यादा इश्यू है। जैसे मैंने बताया आपको, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, 3 साल पुराना, इस तरह का ग्वार भी आ रहा, तो उसमें क्वालिटी का बड़ा इश्यू है। और उसमें क्वालिटी का इतना बड़ा इश्यू है कि डिफरेंस 300, 400, 500 रुपए का तक का डिफरेंस हो सकता है, मतलब इस तरह का इश्यू है। तो इसमें जिसको बेचना है वो बेच रहा है, जिस मिलर को लेना है वो ले रहा है, इसके बीच में स्टॉकिस्ट या दूसरे लोग नहीं है। इसमें डायरेक्ट वही है, या तो स्टॉकिस्ट है जिसको बेचना है, या मिलर है वो ले रहा है। आम जो खरीद फरोख्त होती है बाजार के अंदर, वो मनीषा जी बिल्कुल रुकी हुई है, एकदम नहीं है। दिनेश जी, अगर एक्सचेंज की बात करें तो ऑफ कोर्स स्टॉकिस्ट यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन एक समय था जब हम देखते थे कि गुआर की कंपनियां जो हैं, गम खरीदने वाले जो हैं, वो हेज भी करते थे, कॉरपोरेट्स भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में काम करते थे। क्या वो अब यहाँ से मिसिंग है? अभी मैम वो इतना पहले जैसा अब नहीं रहा है, थोड़ा बहुत भी गवार गम में जो वॉल्यूम आता है, एक वो मानसून के दरमियान ही आता है। तो फिलहाल जो मानसून का जो आगे पीरियड रहेगा, जून जुलाई अगस्त का, तो उसमें थोड़ा मानसून का आगे पीछे हुआ तो थोड़ी बहुत उसके अंदर आई। पर पहले बहुत लोग थक गए गवार गम से, जो 2011-12 की जो तेजी देखी ना, तो उसके बाद में लोगों ने बहुत नुकसान किया है गवार को। अभी पूरा का पूरा थक गए, नॉर्मल भाव पे आ गया। 6,000 का भाव, 5500 से 6,000 का भाव अगर मानसून के दरमियान रहता है तो बिजाई भी अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। फिर भी अभी गवार में मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल मंदी का मन नहीं है। उसका कारण है सप्लाई नहीं है गवार की, और जिन्होंने बेचना था बेच दिया, और जो अभी रोक के बैठे हैं वो मेरे हिसाब से मानसून को दिखा भी सकते हैं आगे के लिए। एब्सोल्युटली। पुखराज जी, जैसे हम हमेशा पहले भी बात अभी अभी जी दिनेश जी। मैम, एक्सचेंज की डिलीवरी अभी काफी माल जो मिल वाले हैं जो एक्सचेंज की डिलीवरी ले रहे हैं, तो बाजार के अंदर क्वांटिटी में इतना माल मिलता नहीं है, और एक्सचेंज का भाव नीचा है मार्केट में, तो डिलीवरी भी काफी हर महीने के महीने उठेगी जो भी है। तो एक्सचेंज की, अब एक्सचेंज कैसा माल देता है, क्या देता है, तो डिलीवरी उठाने वाले ही बता पाएंगे। फिलहाल अभी ज्यादा एक्सचेंज का माल काफी उठा है लास्ट डिलीवरी में भी। जी मैम। तो यानी कि सस्ता माल है एक्सचेंज के ऊपर, और वो डिलीवरी में उठा भी है। क्वालिटी को लेकर ऑफ कोर्स कुछ चिंताएं हैं, लेकिन खरीदार भी सामने हैं, तो एक सामने बाइंग सेलिंग हो रही है, और बहुत ज़्यादा भावों में उठापटक फिलहाल देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन एक सेंस प्राइसेस पे भी लेना चाहेंगे। और दिनेश जी, आपको क्या लगता है, अब आने वाले अगर एक महीने की बात की जाए, जैसे आपने कहा कि 20 मई से तो मानसून की चाल चलेगा ये, लेकिन तब आने वाले 20-25 दिन के लिए अब क्या रेंज रह सकती है? अभी मैम 5500 जो 5400-5500 जो रनिंग भाव है, इसमें कोई ज्यादा मंदी इसलिए नहीं हो पा रही है। मिल वाले, हर फैक्ट्री वाले को माल लेना ही है, माल मिल नहीं रहा है, ऐसी स्थिति है। गवार एनसीडीएक्स से माल सबसे पहले लेना पड़ेगा। बाजार के अंदर बिल्कुल भी सप्लाई नहीं है, जब भी तो ये भाव पे खड़ा है। और नया कोई गलत, जब फिजिकल से वायदे से फिजिकल ऊंचा बिक रहा है, तो फिर एनसीडीएक्स में डिमेट होने का सवाल ही नहीं है। तो एक्सचेंज में तो अभी बेचने वाला
डिमांड कमजोर कहीं हो तो बाजार घटे। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि डिमांड में कोई कमजोरी रहेगी। तो चोरी कोरमा का गवार के लिए अच्छा सपोर्ट है, और गम भी कंटिन्यू अच्छी डिमांड है। गम तो फिर भी काफी मात्रा में मिल जाएगा, पर गवार की स्थिति आज के तारीख में बहुत कमजोर है। और नई जो फसल आई है वो करीब करीब सलट गई है। लगभग जो भी 55-60 लाख बोरी जीरे गवार आया ना, वो करीब करीब सब सलट गया है। तो फिलहाल अभी जो भी सप्लाई है गोदाम की है, गोदाम वालों को कोई नफे वाली बात तो है नहीं, तो भाव बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कई मार्केट यहाँ पर और प्लस आएगा तो वो ऊपर में सप्लाई होगी। जी मैम। जी हाँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर वॉच करने के लिए, लेकिन मोटा मोटी यही समझ में आता है कि कोई बहुत बड़ा जब तक वॉल्यूम बाजार में नहीं आता या कोई बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर नहीं आती तो प्राइसेस यहाँ पर इसके आसपास ही रह सकते हैं। पुखराज जी, 20 मई तक तो जैसे दिनेश जी कह रहे हैं कि प्राइसेस मंदे नहीं लगते, यहीं पर टिकेंगे, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। लेकिन बाजार के लिए तो ये भी सुनना अच्छा होगा कि यहाँ से मंदा नहीं है भाव। लेकिन 20 मई के बाद अब जिस तरह की मानसून की अटकलें लगाई जा रही हैं, हम सब जानते हैं कि पहली और लास्ट में जो कॉन्वर्सेशन आती है एमडी की तरफ से उसमें कभी कभी फर्क भी आ जाता है। तो जो अभी की स्थिति है उसमें कैसे लेके चलेंगे आप? नहीं, इसमें अभी मनीषा जी बड़ी तेजी मंदी नहीं है। जब ये थोड़ा तेजी की ओर बढ़ता है तो मानसून दिखाई देने लगता है और स्टॉकिस्ट बाहर आ जाता है बेचने के लिए। जी। जब ये थोड़ा घटता है तो ये फील होता है कि अराइवल नहीं है, तो ये घट के कहाँ जाएगा, यहीं पे पड़ा रहेगा। तो जैसे पूरा साल इसी तरह की इन्हीं बातों पे चला है ये बाजार, इसी तरह से अब चलेगा ये। इसमें एकदम बिल्कुल नई बात नहीं है। और जो लोगों का मानसिकता जो लोगों का नहीं है ना, अब दिमाग में एक ही रहता है लोगों के, आसमां और भी है उड़ने के लिए। तो दूसरी जहाँ कमाई होती है उसकी तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है। तो इस कमोडिटी से कम मुझे लगता है साल 6 महीने के लिए एक विराम मिलेगा यहाँ। ऑफ कोर्स, जब तक वो वापस फेवर में नहीं आती या फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते तब तक माना यही जा रहा है कि गुआर में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है। और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पुराना माल अब यहाँ पर निकल के खप जाएगा तो अगली फसल के ऊपर फिर ईयर ऑन ईयर उस हिसाब से यहाँ पर काम होता हुआ नजर आएगा। एज ऑफ नाउ वो भी क्लैरिटी नहीं है कि कितना पुराना माल है और कितना भी और आ सकता है। लेकिन बहुत शुक्रिया पुखराज जी, दिनेश जी, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और वो पूरी बात यहाँ पर बताने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ, बताएंगे कि किस कमोडिटी में कैसे बनानी चाहिए स्ट्रैटेजी। कमोडिटी 360 और बात क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर की हो रही थी तो सबसे पहले वहीं से थ्रेड पिक कर लेते हैं। और अमित, आप कैसे देखते हैं गुआर के प्राइसेस अब यहाँ से आगे जाते हुए? अच्छी खासी तेजी थी लेकिन अब वो यहाँ पर थमती हुई नजर आई है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मनीषा जी। मेरे को लगता है एक बॉटम फॉर्मेशन ग्वारशीट ग्वारगम में हो चुका है। 5000 के आसपास से जो है ग्वारशीट के प्राइसेस चले, 5600 के आसपास रहे और लगभग 9700 के आसपास से ग्वारगम भी चला और 11300 के आसपास के इसने हाई बनाया। तो ओवरऑल जो है ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो 11000 से लेके 10900 की रेंज में ग्वारगम वाई वाई कहीं पर भी खरीदा जा सकता है। 10,750 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 11,400 11,500 के टारगेट ग्वारगम में अभी रिसेंट में रखे जा सकते हैं। ग्वार शीट की अगर मैं बात करूँ तो मई वायदा 5500 के आसपास कहीं पर भी ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। 5400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 5650 तक के टारगेट जो है ग्वार शीट में भी शॉर्ट टर्म में रखे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ खरीदारी के मौके यहाँ पर गुआर में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अमित जी, कैसे देखते हैं आप मसालों को? क्योंकि धनिया यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और जिससे मर्जी इंडस्ट्री में बात करिए उनका यही कहना है कि हर डिप्स में खरीदारी की जाए, क्योंकि 2000, 2200, 2500 तक के भी लेवल्स यहाँ पर अब लोग बात कर रहे हैं उसकी। देखा जाए तो मसालों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग आइटम है वो अभी हल्दी चल रहा है। हल्दी में नॉन स्टॉप तेजी अभी हमने रिसेंट 3 से 4 महीनों में देखी। लेवल्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 18,500 के आसपास जो है हल्दी वायदा में फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। 22,800 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में हल्दी में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे जीरे की अगर मैं बात करूं तो जीरे का ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव है। 22,700 के आसपास इसमें बिकवाली करें। 23,400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 21,000 तक के टारगेट जीरे में रखे जा सकते हैं। वहीं पे धनिया की अगर मैं बात करूं तो ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है। आज भी देखा जाए तो लगभग 80 रुपए के आसपास इसमें माइनस बना हुआ है। 7380 के नीचे जाने पर फ्रेश मई वायदा में बिकवाली धनिया में की जा सकती है। 7200 के टारगेट रहेंगे, 7500 रुपए के स्टॉप लॉस। साथ ही बात अगर कॉटन की करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी खासी गिरावट थी, उसका असर हमने यहाँ पर भी होते हुए देखा। कुकुड की बात अगर करें तो यहाँ पर कुछ खरीदारी सुबह में फिर लौटती हुई नजर आई थी। तो कॉटन एज अ सेक्टर को कैसे देखते हैं आप? कॉटन का मार्केट देखा जाए तो अभी काफी टाइम से स्टेबल है। एमसीएक्स का कॉटन कैंडी है वो 58,800 के आसपास अभी भाव है। एक नेगेटिव ट्रेंड इसमें बना हुआ है लेकिन एक पुल बैक रैली वापस इसमें फिर से दिखाई दे रही है। प्राइस 66,000 के आसपास तक गए थे, अभी 58,900 है। मौजूदा स्तरों पर इसमें एक फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। मई वायदे की मैं बात कर रहा हूँ। ऊपर में 60,000 तक के भाव मेरे को लगता है देखने को मिल सकते हैं। 58,000 के आसपास के इसके स्टॉप लॉस रहेंगे। कुकुड में देखा जाए तो ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव है। बिकवाली का ही ट्रेंड में रिकवर करूंगा। 2570 के आसपास
मई वायदा कुकुट में बिकवाली करें। 2630 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 2450 तक के टारगेट मई वायदा कुकुट में। ऑलराइट, ये तो बात हुई गुआर की और मसालों की और कॉटन की साथ साथ, लेकिन अब ध्यान यहाँ पर नॉन एग्री पे डाल लेते हैं क्योंकि इस हफ्ते यूएस फेड की मीटिंग है, साथ ही चाइना का पीएमआई नंबर भी आना है और बाजार इन दोनों आंकड़ों को यहाँ पर रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। जिस तरह के नंबर्स हमने इन्फ्लेशन की तरफ से यूएस की तरफ से आते हुए देखे वो बहुत सपोर्टिव नहीं थे कमोडिटीज़ के लिए और इसीलिए डॉलर इंडेक्स में एक जंप भी आता हुआ नजर आया। जतिन, कैसे देखते हैं आप टू बिगिन विद सोने चांदी के प्राइसेस, क्योंकि इन सब के चलने के बावजूद हमने सोने चांदी में आज कुछ खरीदारी लौटते हुए देखी है। या डेफिनेटली मनीषा, जिस तरह से मार्केट का रिएक्शन है वो इन्फ्लेशन का तो रुझान है ही, लेकिन इंटरेस्ट रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन रहेगी इस हफ्ते जब पॉलिसी आएगी यूएस की तरफ से, तो उसके पीछे ये गोल्ड और सिल्वर के अंदर जो बाइंग है वो मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए एटलीस्ट जब तक वेडनेसडे राइट न्यूज फ्लैश नहीं होती फेडरल डेस्क की तरफ से कि आगे के प्रोजेक्शंस कैसे रहेंगे। दो एक्सपेक्टेशंस हैं। दो एक्सपेक्टेशन ये है कि आइदर 2 रेट कट्स के पीछे या 3 रेट कट्स के पीछे वो एम्फसाइज करेंगे या ज्यादा बात करेंगे। अगर क्लियर कट विजन नहीं भी आता है लेकिन उनकी टॉक्स और उनकी जो बातचीत का जो मिड पॉइंट है वो अगर इंटरेस्ट रेट कट की तरफ है तो भी गोल्ड के लिए पॉजिटिविटी का कारोबार रहेगा। लेकिन अगर उनका हायर फॉर लॉन्गर इस एम्फसाइज पर अगर डिस्कशन ज्यादा होता है और उस पे कॉन्सेंट्रेशन होता है बातचीत के दौरान, तो डेफिनेटली ये गोल्ड को जो प्रेशर कर सकता है। लेकिन क्योंकि वेडनेसडे नाइट तक अभी हमारे पास और 2 दिन है, आज का इवनिंग सेशन और कल का पूरा दिन और फिर वेडनेसडे का भी, तो यहाँ से मुझे लग रहा है ट्रेंड जो है वो पॉजिटिविटी और थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के साथ आपको ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा गोल्ड के अंदर। सपोर्टिव मेजर्स की मैं बात कर लूँ तो 2100 2300 और 2310 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है इंटरनेशनल गोल्ड में, और एमसीएक्स गोल्ड में अगर हम देखने जाएं तो अराउंड अबाउट आपको जो सपोर्टिव जोन दिख रहा है वो 71,000 से लेके 70,800, ये जोन जो है मुझे स्ट्रांगली सपोर्टिव लग रहा है। हायर साइड पे जो रेजिस्टेंस रहेगा वो अराउंड अबाउट 72,000 से लेके 71,900, 400-500 पॉइंट की और बढ़त देख रहा हूँ मैं यहाँ से गोल्ड के लिए। सो बाय ऑन डिप्स का मार्केट फिलहाल है 2 से 3 दिनों के हिसाब से अगर देखने जाए तो विजन देखें तो 71,300 के आसपास मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ बाइंग के लिए। एक 2 से 3 दिनों का व्यू पॉइंट रहेगा और हायर साइड पे 72,000 के पहले प्रॉफिट्स बुक कर लेना चाहिए, ये मनीषा। तो खरीदारी तो यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल्स भी आपको बताए गए हैं। साथ ही जतिन, अगर हम यहाँ पर मेटल्स को देखें तो कॉपर में एक लगातार पॉजिटिव रन यहाँ बनता हुआ नजर आया है। एल्यूमिनियम, जिंक हल्के से रेजिस्टेंस पे है। एल्यूमिनियम में इंडियन मार्केट्स में नियर ऑल टाइम हाइज के आसपास कारोबार, जिंक भी 12 महीने के हाइज पर है और इवन एज बाकी कमोडिटीज में कुछ उठापटक जारी है, लेकिन मेटल्स एज अ सेक्टर में हमने हायर हाइज ही बनते हुए देखे। राइटली पॉइंटेड मनीषा, क्योंकि आगे का इकोनॉमिक प्रोजेक्शन जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। चाइना का रिवाइवल होना और साथ ही साथ में यूएस का इंटरेस्ट रेट कट आना और डिमांड साइकिल का पिकअप लेना सेकेंड हाफ में 2024 में, इसके कारण से ये जो प्राइसिंग करना है ये बेस मेटल में जारी है। और जिस तरह से कॉपर जो है वो हेल्दी रिएक्शंस दिखा रहा है, तो प्रोजेक्शंस मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव साइड में ही रहने चाहिए और एक्सपेक्टेशन के साथ में कॉपर की रैली जो है और एक्सटेंड होते हुए देखने मिल सकती है। गोइंग अहेड इनटू द वीक मुझे लग रहा है टिल वेडनेसडे ये आपको प्राइसेस जो आराम से 870 875 तक दिखा सकते हैं। मई वायदे की बात कर रहा हूं मैं रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट में, और जिंक के प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं तकरीबन आपको 258 से लेके 260 तक के दिखा सकती है बढ़त जो है वो मई वायदे में। सो कॉपर और जिंक टॉप पिक्स रहेंगी। एल्यूमिनियम क्योंकि मिडिल ईस्ट के क्राइसिस का थोड़ा सा साइडलाइन होना, व्हाइट फ्लैग्स आना और साथ ही जो रशियन एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आने का जो रुझान था और जिसपे कटौती होने वाली थी उस पर भी थोड़ा सा अभी साइडलाइन है न्यूज, तो उसके कारण से थोड़ा सा प्रेशर एल्यूमिनियम में जरूर देखने मिला है पिछले 2-3 दिनों में। पर मुझे लग रहा है ये पिकअप लेना शुरू कर देगा क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है एल्यूमिनियम का वो बना हुआ है अराउंड अबाउट 230 से लेकर 232 के जोन में। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइसेस 230 के नीचे नहीं स्लिप होंगे एल्यूमिनियम के, मई वायदा के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। और हायर साइड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड अबाउट 240 से लेकर 242 ये वीक के अंदर आपको दिखाने चाहिए। अमित, अगर आपको मेटल्स में कोई एक टॉप पिक लेनी हो तो आप कहाँ डालेंगे पैसे? मनीषा जी कॉपर की जी अमित। हाँ जी मनीषा जी, कॉपर की साइड में जाऊंगा। कॉपर में मुझे लगता है काफी अच्छा बुल रन अभी करंट में दिखाई दे रहा है और आगे भी लगता है ये एक्सटेंड होगा 860 रुपए के आसपास। मई वाले कॉपर में कहीं पर भी खरीदारी करें। 854 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 872 से लेकर 880 के टारगेट जो है जल्दी कॉपर में दिखाई देंगे।
ओके, तो एक टॉपिक के तौर पे यहाँ पर कॉपर उभर के आता हुआ और बाकी मेटल्स में भी यहाँ पर एक सपोर्टिव स्टांस हमने बनता हुआ देखा ही है। साथ ही यहाँ पर जतिन, अगर क्रूड प्राइसेस को देखें तो यहाँ पर अब क्या करने की राय है? माना ये जा रहा है कि 101 मिलियन बैरल प्रतिदिन की डिमांड हमने अप्रैल के महीने में यहाँ पर आते हुए देखी है, लेकिन काफ़ी हद तक जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है वो यहाँ से गायब होता हुआ दिखा। मनीषा, जियोपॉलिटिकल प्रीमियम डेफिनेटली थोड़ा सा फेड आउट हो चुका है, लेकिन इसका जो रुझान था ऑन द हायर साइड वो भी बहुत ज्यादा एस्केलेट नहीं था। कंपेयर कर लिया अगर हम रशिया यूक्रेन के दौरान, जब एक बहुत हाई एस्केलेशन चल गया था क्रूड ऑयल के प्राइसेस, क्योंकि वो एक इंटेंस वॉर सिचुएशन था और यहाँ पर जो है वो न्यूज मिडिल ईस्ट की बहुत जल्दी फेड आउट हो चुकी है। तो ना ही ज्यादा क्रूड ने एक्सटेंडेड रैली दिखाई है और ना ही अब जो है वो नीचे की तरफ में ट्रेलिंग ज्यादा आएगी। सो अभी हम इस इवेंट को अगर साइडलाइन कर दे तो उसके पहले की अगर क्रूड की चाल देख लें, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हिसाब से चल रही थी और जो अंडरलाइन उसका जो ट्रेंड था वो पॉजिटिविटी का था। तो मिडिल ईस्ट क्राइसिस को साइडलाइन करते हुए अगर हम बेस फंडामेंटल्स और बेस उसकी रैली के पीछे देखें तो क्रूड अभी भी ब्रॉडर ट्रेंड में पॉजिटिविटी का कारोबार कंटिन्यू करेगा। इमीडिएट बेसिस पर थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको जरूर देखने मिलेगी, बहुत ही हैवी डेटा स्पेसिफिक वीक है ये, सो हाई इंटेंसिटी वॉलेटिलिटी जरूर देखने मिल सकती है। तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें जो भी एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं। लेकिन ओवरऑल पोजीशनिंग के हिसाब से मैं देखने जाऊं तो 6700 एमसीएक्स पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे मैं प्राइसेस को ट्रेड करते हुए नहीं देख रहा हूं। हायर साइड में 7200 7300 ये लेवल्स आपको पहले देखने मिलेंगे और इमीडिएट बेसिस पे जो ट्रेड अगर किसी को लेना है इंट्राडे बेसिस पर 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट के हिसाब से, तो 6950 के आसपास एंट्री पॉइंट बनती है बाइंग साइड के लिए। हायर साइड में 7050 के आसपास का अपना टारगेट रखें और 6900 के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और वेरी क्विकली जाते जाते अमित, अगर नेचुरल गैस में कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो तो कहाँ करें ट्रेड्स? नेचुरल गैस का ट्रेंड नेगेटिव है, मैं इसमें बिकवाली की सजेशन नहीं दूंगा। 164 रुपए के आसपास वही बायदा नेचुरल गैस में फ्रेश बिकवाली करें। 168 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर 158 के टारगेट इसमें रखें। ओके, तो बिकवाली की राय यहाँ पर नेचुरल गैस में आती हुई, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर क्रूड प्राइसेस में। बहुत शुक्रिया जतिन और अमित आप दोनों का साथ बनने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का ज़बरदस्त इंटरेस्ट है। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन हमेशा सही तरीका नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज़ लेकर आया है अब तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर। सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई, जानिए FNO और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे, कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स, बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैसे पढ़ें और समझें चार्ट्स के पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें।